आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में आज सबसे पहले बात करेंगे भारत चीन की। जी हां, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 11वें दौर की वार्ता हो रही है और ये बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशूल में हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि बैठक में गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स इलाके से सैनिकों की जल्द वापसी पर यह बातचीत हो रही है और इसके अलावा देपसांग में लंबित मुद्दों के समाधान पर भी जोर दिया जा रहा है। 11वें दौर की वार्ता में भारत की ओर से लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मैनन शामिल है और आपको बता दें कि 10वें दौर की वार्ता में ये मौजूद थे और उन्हें लद्दाख से जुड़ा अच्छा अनुभव है। बता दें आपको ये भी कि लंबे सैन्य और राजनयिक वार्ताओं के बाद फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सेनाओं और हथियारों को पूरी तरह हटाने के समझौते पर सहमति बनी थी, लेकिन कई पर्वतीय इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी हालात पहले जैसे हैं। इससे पहले 20 फरवरी को हुई 10वें दौर की बातचीत के बाद भारत और चीन ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पैंगोंग झील क्षेत्र से सैन्य वापसी एलएसी पर अन्य मुद्दों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों ने कहा था कि इस बातचीत में भी भारत ने तनाव कम करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेमसांग क्षेत्रों से सैनिकों की जल्द वापसी पर जोर दिया था। और 16 घंटे तक चली 10वें दौर की बातचीत के बाद बयान में कहा गया था कि पैंगोंग इलाके से सैनिकों की वापसी ने बातचीत के नए रास्ते खोले हैं। खास बात तो इसमें यह है कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच बीते साल मई में रिश्ते तलक हो गए थे और उस दौरान चीन की सेना ने भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से रोका था। और वहीं जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और इस झड़प में 4 चीनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आई थी। सीमा पर हुए इस तनाव के बाद दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। तो भारत चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 11वें दौर की वार्ता हो रही है और ये बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशूल में हो रही है और बैठक में गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स इलाके से सैनिकों की जल्द वापसी पर यह बातचीत हो रही है। और आपको बता दें, इसके अलावा देपसांग में लंबित मुद्दों के समाधान पर भी जोर दिया जा रहा है। 11वें दौर की वार्ता में भारत की ओर से लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मैनन शामिल हैं और मैनन 10वें दौर की वार्ता में मौजूद थे, तो उन्हें लद्दाख से जुड़ा अच्छा अनुभव है। और बता दें आपको ये भी कि लंबी सैन्य और राजनयिक वार्ताओं के बाद फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सेनाओं और हथियारों को पूरी तरह हटाने के समझौतों पर यह बातचीत हुई थी, सहमति बनी थी, लेकिन कई पर्वतीय इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी हालात पहले जैसे बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि भारत चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और ये बातचीत 11वें दौर की है। और जिस तरीके से आपको बता दें, पहले जो बातचीत हुई थी यानी कि 10वें दौर की बातचीत हुई थी, इसमें काफी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जहां पर राजनयिक वार्ताओं के बाद फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सेनाओं और हथियारों को पूरी तरह हटाने की समझौते पर सहमति बनी थी, लेकिन कई पर्वतीय इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी हालात पहले जैसे बने हुए हैं। और इससे पहले 20 फरवरी को 10वें दौर की बातचीत के बाद भारत और चीन ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पैंगोंग झील क्षेत्र से सैन्य वापसी एलएसी पर अन्य मुद्दों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और दोनों देशों ने कहा था कि इस बातचीत में भी भारत ने तनाव कम करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग क्षेत्रों से सैनिकों की जल्द वापसी पर जोर दिया गया था। 16 घंटे तक चली 10वें दौर की बातचीत के बाद ये बयान जारी किया गया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि पैंगोंग इलाके से सैनिकों की वापसी ने बातचीत के नए रास्ते खोले हैं। खास बात तो इसमें यह है कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच बीते साल मई में रिश्ते तलक हो गए थे और उस दौरान चीन की सेना ने भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से रोका था। और वहीं जून 2020 की अगर बात करें तो गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और इस झड़प में 4 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। सीमा पर हुए इस तनाव के बाद दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। तो आपको बता दें, भारत और चीन के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो इसी के मुद्दे पर आज भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 11वें दौर की बातचीत हो रही है।
तो इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। तो सर, जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से या काफी लंबे समय से भारत और चीन के बीच में विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। अब फिलहाल अब एक बार फिर से 11वें दौर की बातचीत हो रही है, तो क्या लगता है कुछ अब समाधान निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि हर बार ऐसी नापाक हरकत कर देते हैं चीन। मेरे मुताबिक इस बातचीत से भी कुछ बड़ा परिणाम नहीं निकलेगा। चीन का रवैया जो है साफ तौर पर नजर आता है कि वो कह रहा है कि जो आज स्थिति है LAC पर, इसके लिए केवल और केवल हिंदुस्तान जिम्मेदार है। और दूसरा वो कह रहा है हिंदुस्तान को आपको माहौल बनाना पड़ेगा स्थिति को सही करने के लिए। जबकि चीन जानता है कि माहौल चीन को बनाना है। चीन ने ही घुसपैठ की है, चीन ने ही हमारे इलाके में आया हुआ है और चीन को पीछे हटना है। जहाँ तक प्रशंसकों का ताल्लुक था, वहाँ चीन पीछे हटा, क्योंकि चीन बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री डिबेकल में जा सकता था, बहुत ही नाजुक हालत में था। हिंदुस्तान के सारी डोमिनेटिंग हाइट्स थी और वो चीन के हित में था कि उस इलाके से हट जाए, क्योंकि कुछ भी मुठभेड़ होती तो कीड़े मकोड़े की तरह जो है हिंदुस्तान की फौज चीन के ऊपर हावी हो सकती थी। जहां तक दीपसांग का ताल्लुक है, चीन का कोई इरादा नहीं वहां से पीछे हटने का, क्योंकि अगर काराकोरम के नॉर्थ के ऊपर जो काराकोरम पास है, उसके नॉर्थ के ऊपर बहुत बड़ा जमावड़ा किया है, ईस्ट में भी बढ़ा दिया है। उसकी कोशिश है कि काराकोरम पास को पकड़ ले, जिससे उसका सीपैक को मजबूती मिलेगी और सीपैक को सिक्योरिटी मिलेगी। और अगर वो काराकोरम पास हासिल कर लेता है तो हमारी जो पोजीशन है दौलत बेग उल्दी पर एयरफील्ड की, और जो वहाँ पे ग्राउंड डिस्पोजिशन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू होल्ड हो जाएंगी। और जो हमने सड़क बनाई है उसका भी फायदा नहीं रहेगा। उसकी जबरदस्त कोशिश है किसी न किसी तरीके पर वो पाकिस्तान के साथ लिंक अप हो, जिससे सियाचिन के ऊपर भी हमारा होल्ड जो है कठिनाई में आ जाए। मुझे नहीं लगता कि चाइना किसी भी हालत में इस बारी कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार होगा। जहाँ तक दीपसांग का ताल्लुक है, कुछ हद तक माइनर सोल्यूशन निकल सकती है गोगरा हाइट्स के ऊपर या हॉट स्प्रिंग के ऊपर, क्योंकि हॉट स्प्रिंग का इलाका जो है ये पहले किसी प्रकार कोई इसमें कोई डिस्प्यूट थी नहीं, गोगरा हाइट में भी कोई डिस्प्यूट नहीं थी। ये तो नई डिस्प्यूट के चाइना ने शुरू किया है और ये रिलेटिवली प्लेन एरिया है जी। दीपसांग एरिया भी प्लेन है, लेकिन गोंगसो वाला इलाका जो था वो पहाड़ी इलाका था, जहाँ चीन बहुत ही जबरदस्त टेक्निकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन में था। और कैलाश हाइट्स भी हमारे पास होने के से चीन बुरी तरह से पिछड़ सकता था। उसका जो मोल्दो का ब्रिगेड है पूरा का पूरा हिंदुस्तान की निगरानी में था। पेगोंगसो के ऊपर हम ऊपर से छाए हुए थे और पहाड़ों में जिसका ऊंचाई हो वो दुश्मन के ऊपर आसानी से हावी हो सकता है। हम उन इलाकों के ऊपर टैंक्स भी ले गए थे, जिससे चीन काफी से ज्यादा घबराया हुआ था, चिंतित था, परेशान था। लेकिन ये जो दो जगह हैं उसके तमाम रवैया से नजर आता है कि चीन बातचीत नहीं मानेगा। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाए। हमारे पास बड़े तरीके हैं ये प्रेशर बढ़ाने के लिए। हमको साफ तौर पे कहना चाहिए कि ये वायरस है वुहान से निकला है और शायद उसकी लैब से निकला है। उइघुर को लेके हम बातचीत कर सकते हैं, तिब्बतन्स को लेके बातचीत कर सकते हैं, तो फिर ताइवान को लेके बातचीत कर सकते हैं। जो हालात थे, यानी कि 10वें दौर की जो बातचीत हुई थी, इसमें शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हुई थी। साफ तौर पे दोनों भारत और चीन की बात करें तो सैनिक पीछे हट गए थे, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे हैं, यानी कि अगर पर्वतीय इलाकों की बात करें तो वहां पर अभी हालात पहले जैसे बने हुए हैं। क्या लगता है कि पीछे क्यों नहीं हट रहे? क्योंकि भारत तो साफ तौर पर कह रहा है कि शांतिपूर्वक हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन चीन अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखो, चीन किसी भी हालत में जाता दीपसांग का ताल्लुक अगर आपको याद होगा, दीपसांग में पहले भी 2 बार आ चुका था। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तभी भी आया था, जब ये प्रधानमंत्री थे तभी भी आया था। एक बार तो उसने 27 किलोमीटर इंट्रूजन किया था जी। उस बहुत देर से वो इस इलाके के ऊपर निगाह रखता है, क्योंकि इसी काराकोरम के माध्यम से हिंदुस्तान जो है उसका जो है पाकिस्तान से जो रोड आती है, मतलब जो तिब्बत से रोड आती है जो पाकिस्तान को लिंक करती है, उस रोड को हम काट सकते हैं और सीपैक को भी हम अटैक कर सकते हैं। और चाइना काफी ज्यादा चिंतित है, वो हिंदुस्तान को काबिलियत नहीं देना चाहता कि जिसके माध्यम से हम उसके सीपैक जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सके। उसको डेप्थ देने के लिए वो इस इलाके से नहीं हटेगा। बातचीत तो बड़ी फ्रेंडली तौर पर होगी, लेकिन आप बात करते रहिए, उसका हल नहीं निकलेगा। और ये अगर हल निकलेगा भी तो पॉलिटिकल लेवल पर निकलेगा, मिलिट्री लेवल की बातचीत के ऊपर नहीं होगा। ये 11वीं बारी की बातचीत भी हुई है, जब WMCC लेवल पर पॉलिटिकली बातचीत हुई थी, उसके बाद फैसला किया गया था कि 11वीं लेवल की बातचीत हो
और बातचीत में क्या समाधान निकलता है वो तो शायद कल तक पता लगेगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे मुताबिक जब तक हिंदुस्तान उसके ऊपर प्रेशर और नहीं बढ़ाता, चीन जो है दीपसांग से किसी भी हालत में हटने के लिए तैयार नहीं होगा। तो पीके जी क्या लगता है, गलवान घाटी की अगर बात करें 2020 में गलवान घाटी में जो हिंसक देखने को मिली थी, झड़प हुई थी भारत और चीन के बीच में, हालांकि यहाँ पर चीन ने हमारे भारत के जो 20 जवान को मार दिया था, शहीद कर दिया था, तो क्या लगता है कि अब इसी के चलते ही, हालांकि हमारे ये सैनिकों ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, जहां 4 चीनी को मुंह तोड़ जवाब देकर उनको मार गिराया था, क्या लगता है कि अभी भी ऐसी तस्वीरें दोबारा आ सकती है, क्योंकि पहले से डरा हुआ है चीन, जिस तरीके से तस्वीरें हैं, बातचीत का जो समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है? देखो मेरे मुताबिक कोई मिलिट्री मुठभेड़ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उस समय हम व्यर्थ थे। अभी हिंदुस्तान ने अपने सैनिकों को हुक्म दे दिया गया है, स्थिति के अनुसार वो हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीन को साफ तौर पे बताया गया कि अगर उन्हें कुछ भी नाजायज हरकत करने की कोशिश की तो हम हिंदुस्तान के जवान फायरिंग करेंगे। और चीन ने साफ तौर पे देख लिया कि हिंदुस्तान जो है, आज का हिंदुस्तान और 62 का हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क था। आज के सिपाही जो है बड़े स्ट्रॉन्ग है, बड़े एक्लाइमेटाइज्ड है, एरिया से वाकिफ है, लीडरशिप अच्छी है, सरकार मजबूत है, डिसाइसिव है, और वो अगर हमको ललकारता है तो मार खाएगा। गलवान में हमारे 20 लाख लोग मारे गए, हमारे से उसने इजाजत ली अपने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए, और हमारी निगरानी के अंदर वो 45 डेड बॉडीज लोड करके ले गया। लेकिन उसने 8 महीने का कहा कि मेरे 4 सैनिक मरे और एक कमांडर घायल हुआ, जबकि 45 डेड बॉडीज तो हमने खुद काउंट की। और अमेरिका के अनुसार 106 ग्रेव्स हैं, जो सैटेलाइट्स ने दिखाया 106 ग्रेव्स है वहां पर। और ये चीनी सेना जानती है, लेकिन वहां उनकी हिम्मत ही नहीं। जो इसके बारे में बोलता है या जो अखबार इसके बारे में लिखता है, दैट्स द लास्ट टाइम ही हैज रिटन, उसका वो उसको गैप कर दिया जाता है, उसको हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया जाता है। और चीन की क्या लगता है पीके जी, अब क्या लगता है कि बार बार, हालांकि भारत ही आगे शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत करने के लिए इनको बोल रहे हैं चीन, लेकिन जिस तरीके से इनकी हरकतें हैं, ऐसा साफ तौर पे लग रहा है कि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन अगर भारत की अगर बात करें तो कितने तैयार है वहां के सैनिक, जिनका इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, जो इनकी हरकतें हैं वो पूरी तरीके से? देखो, हिंदुस्तान ने बार बार चीन को बोला है कि हम एक पीस लविंग नेशन है, हम किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन अगर हमको ललकारा गया तो हम हर प्रकार से तैयार हैं। हम किसी प्रकार से अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, अपनी सॉवरेनिटी को और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चीन की कोशिश होगी कहे हिंदुस्तान को कि कुछ किलोमीटर आप पीछे हट जाओ, और हम पीछे हटते हैं। लेकिन वो भी हमको इस समय एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नो मैंस लैंड जो है अपने इलाके में बढ़ाएंगे, चीन को लिए फायदेमंद होगा। चीन हर समय कोशिश होता है कि 4 कदम आगे आए, फिर 2 कदम पीछे हटे थे, 2 कदम को उसको फायदा हो गया। इस माफिक की कार्रवाई चीन बार बार करता रहा है और हमारी लैंड को ग्रैब करता रहा है। अभी हिंदुस्तान जो करना है, होशियार है, सरकार डिसाइसिव है, फौज स्ट्रॉन्ग है, किसी भी हालत में हम उसको किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सब पहल चीन की तरफ से हुई है। चीन को ही पीछे हटना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहना है कि चीन को हम किसी भी हालत में अभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर पीछे हटना है तो चीन को ही हटना है, और अगर वो चाहता है युद्ध तो उसकी मर्जी है, हम हर प्रकार से तैयार हैं जी। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए और अहम चर्चा के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और
पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी कि GOM की 24वीं बैठक हुई है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और अश्वनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जहां उन्होंने कोरोना मरीजों से संबंधित कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और अभी मृत्यु दर 1.28% है और 79 लाख से अधिक हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिली है और 54 लाख से अधिक हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन की दूसरी डोज मिली है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अन्य राज्यों और महाराष्ट्र सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि राज्य में टीके की 14 लाख खुराकें ही बची हुई है जो 3 दिन ही चल पाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कुछ नहीं है बल्कि वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने की महाराष्ट्र सरकार की बार बार विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जिम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में कहा है कि वैक्सीन की कमी को लेकर आ रही जानकारी सही नहीं है। सभी राज्यों को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की डोज मिल रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज दुनिया इस बात की तारीफ कर रही है। दुनिया का एक भी देश और सभी राज्य भी जो पक्ष के हैं जो विपक्ष के हैं, अगर उसमें से कुछ लोग इस प्रकार की बात उठा रहे हैं, मुझे लगता है अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए ये समय अभी कोई इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। राजनीति करने के लिए काफी समय है लोगों को और सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक कहीं न कहीं जो भी कमी है उसको 1 घंटे के अंदर हम लोगों को रिपोर्टिंग आती है। जो राज्य जितना अपने बारे में बोलता है उसको और जिनका जितना वैक्सीन पड़ जाता है सब कुछ उसके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उसके आवंटन करता है। कहीं कोई कमी हम लोगों ने नहीं रखा है, किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं और प्रतिदिन जानकारी उससे ली जाती है। हर घंटे की मॉनिटरिंग होती रहती है कितना वैक्सीन पड़ा। As far as our healthcare workers are concerned, over 89 lakhs have got the first dose and over 54 lakhs have got the second dose. As far as the front line or the field level workers are concerned, over 98 lakhs have got the first dose and 45 lakhs have got the second dose. Till now, we have exported 6.45 crore doses to 84 countries, and this had happened in fact till fortnight back, which includes 1.05 crores to 44 countries as grants, 3.58 crores to 25 countries as commercial contracts, and 1.82 crores to 39 countries through the COVAX facility. तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी कि GOM की 24वीं ये बैठक की है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और अश्वनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जहां उन्होंने कोरोना मरीजों से संबंधित कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और अभी मृत्यु दर 1.28% है। 89 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिली है और 54 लाख से अधिक हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना की दूसरी डोज मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अन्य राज्यों और महाराष्ट्र की सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि राज्य में टीके की 14 लाख खुराकें ही बची हुई है जो 3 दिन ही चल पाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा ये कुछ नहीं है बल्कि वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने की महाराष्ट्र सरकार की बार बार विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर अशोक शासन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। तो लगातार सर एक तरफ तो पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ अब वैक्सीन को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है पक्ष और विपक्ष में। अब फिलहाल जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, कहा जा रहा है कि वैक्सीन में कमी आ गई है, वैक्सीन कम होती नजर आ रही है, क्या कुछ लग रहा है कि ऐसे कुछ है? देखिए मैडम, मैं महाराष्ट्र के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। मैं हरियाणा में हूँ और हरियाणा में बिल्कुल पूरी तरह से कोवैक्सीन जो मिल रही है। लेकिन सर हरियाणा के कई जिलों में भी ऐसी बातें कही जा रही है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। नहीं, वैक्सीन पूरी तरह से है और वैक्सीन लग रही है। आज भी मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर 25 बंदों को ये लगवाई है वैक्सीन जी, और वैक्सीन लग रही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। तो सर अगर दूसरी तरफ अगर बात करें वैक्सीन को लेकर, जहां वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, कई जगह पे ऐसी खबरें भी सामने आई थी। हाँ, ये ऐसे होता है, ये जो वैक्सीन लग रही है ये बॉडी की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करती है। जिसको वैक्सीन लग चुकी है तो उसके अंदर इसका कोई किसी को एकदम असर हो जाता है, किसी को डिलेड होता है, किसी को बड़ा धीरे होता है। लेकिन ये है कि वैक्सीन लगने के बाद जो हमारी कैजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है और पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। ये नहीं है कि कोविड नहीं होगा, कोविड हो सकता है तो, लेकिन ये है कि उसके अंदर जान बच जाती है। मिलते तो हैं सिम्टम, लेकिन कुछ है ये कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक चल रहे हैं। सिम्प्टोमेटिक ये है कि जिसको क्लियर आ गए, और एसिम्प्टोमेटिक जिसको है माड़ा मोटा खांसी जुकाम है वो परवाह नहीं करता, वो नहीं समझता कि मुझे कोविड है, वो चल फिर रहा है, इंजेक्शन लगे हुए हैं तो चिंता नहीं है। थोड़ा सा ये हो जाता है। वैक्सीन के बाद आ सकती है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अपना वही सैनिटाइजेशन करें, हम पूरी तरह से मास्क पहने, दूरी बना के रखें, तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन सर अशोक सर अगर बात हॉस्पिटल की करें तो जिस तरीके से लगातार ऐसी भी खबरें सामने आ रही है, जो कई जिस तरीके से अब इजाफा होता नजर आ रहा है कोरोना में, और वहीं पर मरीजों की भी जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। अस्पताल में लोगों की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि अगर लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल के स्टाफ की बात करें तो वो किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? देखिए, ये जो मैडम पहले भी जो ये कोरोना फैला तो डॉक्टर्स ने इसको नहीं भगाया था, इसको भगाया था एडमिनिस्ट्रेशन ने। जब चौक चौक पे पुलिस खड़ी थी, डांट रही थी, डंडे मार रही थी, सब अलर्ट हो गए थे। अब वो जो अवेयरनेस है पेशेंट्स में वो खत्म हो चुकी है लोगों में। अब तो मास्क ऊपर पहना, आधा नाक नीचे आधा ऊपर, तो वो ऐसे चल रहा है, तो वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे। और एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे हिसाब से सख्त होना पड़ेगा, तो लोगों के मन के एक डर बैठेगा कि हमें मास्क पहना है, भी कोरोना है। अभी तक लोग जो है वो इस चीज के बारे में पहले अवेयर थे पहली लहर में, अब लहर की दूसरी जो लहर है इसके अंदर लोग अवेयर नहीं है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि लगातार सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, लेकिन इसी दौरान लगातार लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर तमाम चर्चा के लिए। तो रुक कर लेते अगली खबर का। बंगाल में विधानसभा का चुनाव लगातार जारी है। राज्य 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और आपको बता दें कि अब चौथे चरण का मतदान होने वाला है।
तो बीजेपी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों ही दल एक दूसरे पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हर बार केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बीजेपी की मदद करने और वोटरों को मतदान करने से रोकने का आरोप भी लगाती रही है। तीन बजे की 3 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।